हम लोग रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ किडनी हार्मोन्स के द्वारा होगा और ये हार्मोन्स जो होगा, तीन हार्मोन्स होंगे मेन जो हार्मोन्स हैं जो किडनी को रेगुलेट करेंगे। अब ये तीन हार्मोन्स रेगुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से रेगुलेट हो रहा है। तो हम एक शब्दों में अगर बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि किडनी फंक्शन रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। हार्मोनल फीडबैक क्या मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म से ये रेगुलेट होगा। अब वो हम हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि ये हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो पहले अगर आप देखिए तो एक हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन्स है, तो किडनी फंक्शन रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसके बारे में कि हाइपोथैलेमस के पास न्यूरोसिक्रेटरी सेल है जो हार्मोन्स बनाया, और ये हार्मोन्स केवल और केवल न्यूरो हाइपोफाइसिस के लिए बनाता है क्योंकि वही स्टोर कर सकता है। तो इन्होंने जो हार्मोन्स बनाया वो हार्मोन्स था एडीएच, और ये वेसोप्रेसिन भी हम बोल सकते हैं इसको, वेसोप्रेसिन। और ये जाके स्टोर हो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस में, और न्यूरो हाइपोफाइसिस प्यूटेटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट है जहां पे ये स्टोर हो गया। अब जब जरूरत पड़ेगी तो ये रिलीज करा लेगा, वो एक अलग चीज। दूसरा हार्मोन्स है तो हम लोग दूसरा बोलते हैं किडनी फंक्शन रेगुलेटेड बाय जक्स्टाग्लोमेरुलस ऑपरेटस। और जक्स्टाग्लोमेरुलस ऑपरेटस से क्या निकलेगा? रेनिन। क्या निकलेगा? रेनिन। अब यहां पे जो रेनिन है इससे कंफ्यूज मत होइएगा, दो रेनिन होता है, एक रेनिन में डबल एन लगा होता है और एक में एन लगा। ये जो हमारे पास रेनिन है ये किडनी फंक्शन के लिए है, और जो डबल एन वाला रेनिन होता है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो न्यूबॉर्न बेबी में मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो एक अलग चीज है, उसको बाद में। अब तीसरा रेगुलेशन अगर देखेंगे तो बाई हार्ट होता है, बाई हार्ट। और हार्ट में एक पार्ट है एट्रिया, एट्रिया से एएनएफ निकलता है, एएनएफ निकलता है, और ये एनएफ भी किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। अब देखिए कि ऊपर के दो जो है, ये दो फंक्शन है या दो हार्मोन्स बोलिए या दो ग्लैंड बोलिए, ये दोनों सेम पैटर्न पे काम करते हैं, जबकि ये सिंगल अपोजिट पैटर्न पे काम करता है। तो ये सेम पैटर्न क्या हुआ? सेम पैटर्न का मतलब इसमें दोनों में बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम या आयनिक कंसंट्रेशन कम होता है और इसमें ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले वाले के बारे में पढ़ेंगे कि रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस। अब देखिए रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस ये किस तरह से करता है किडनी को रेगुलेट। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या आयनिक कंसंट्रेशन चेंज हुआ, तो हम बोल रहे हैं कि क्या चेंज हुआ? ब्लड वॉल्यूम चेंज हुआ, ब्लड क्या वॉल्यूम चेंज हुआ। या आप क्या बोल रहे हैं? बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हुआ। या आप क्या बोल रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि आयन वॉल्यूम चेंज हुआ, या आप एक चीज और कह सकते हैं कि आयनिक कंसंट्रेशन चेंज हुआ। आयनिक क्या कंसंट्रेशन क्या हुआ? चेंज हुआ। और चेंज में हम ज्यादातर मान रहे हैं कि ये लॉसी हुआ है, मतलब डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? ये लॉस हुआ है उसका या डिक्रीज हुआ है, हम चाहें तो डिक्रीज भी बोलते हैं, डिक्रीज हुआ है। तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, और क्या डिक्रीज हुआ? बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। और ये जब डिक्रीज हुआ है तो क्यों डिक्रीज हुआ है? तो डिक्रीज होने का कारण है कुछ। क्या कारण है? तो अगर डिक्रीज का कारण देखें, कॉज देखें कि ये कम क्यों हुआ, तो हमारे पास कॉज जो मिलता है वो कॉज हमारे पास है कि स्वेटिंग हो गई। क्या हो गई? पहला कॉज हमारे पास कि स्वेटिंग हो रही है, जिसके वजह से ये हुआ, स्वेटिंग हुई।
या हम बोले एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हुआ, लॉस हो गया ब्लड का, उसको हम लोग एनीमिया बोल दे रहे हैं। या एक कंडीशन और हो सकती है कि आप ये बोल दीजिए कि आपने पानी पीना ही कम कर दिया, मतलब इनटेक ऑफ वाटर, इनटेक वाटर आपने क्या किया, रिड्यूस कर दिया या कम कर दिया। तो इतने कॉज है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम को चेंज करने के लिए। अब जैसे ये चेंज होगा क्या होगा आप सोचिए, जैसे ये चेंज होगा हमारे बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर है, ऑस्मो क्या रिसेप्टर्स हैं, और ये ऑस्मो रिसेप्टर तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ऑस्मो रिसेप्टर जैसे वॉल्यूम कम हुआ ये एक्टिव चाहे एक्टिवेट हो गए, और जैसे ये एक्टिवेट होंगे ये तुरंत हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल देंगे। किसको, हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल देंगे। हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल गया और हाइपोथैलेमस ने तुरंत प्यूटेटरी ग्लैंड को, और प्यूटेटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट को, प्यूटेटरी ग्लैंड के एंटोरियर पार्ट को, सॉरी गलत बोला, पोस्टीरियर पार्ट को, पोस्टीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया कि भैया आप एक काम करो, आप एडीएच या बेसोप्रेसिन रिलीज करो। क्या रिलीज करो, एडीएच या हम बोल रहे हैं उसी को वेसोप्रेसिन जो है वो रिलीज होनी चाहिए। जैसे ही, अच्छा ये दोनों देख लीजिएगा कि एडीएच और बेसोप्रेसिन जो होता है ये न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास है, न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस कौन सी वाला है, तो हम लोग बोलते हैं पोस्टेरियर प्यूटेटरी ग्लैंड का ही नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडीएच ने अपने सिक्रीशन को दिया न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा, और जैसे एडीएच बॉडी में आया वैसे ही रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा। तो क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ क्या वाटर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां हुआ, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये रीएब्जॉर्प्शन हुआ एट डीसीटी और सीडी या सीटी, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहां पे ये हुआ क्या, एब्जॉर्प्शन, पानी का एब्जॉर्प्शन। और आपको पहले से पता होगा कि ये दोनों का कैरेक्टर है वाटर के प्रति परमिएबिलिटी को शो करते हैं। अब जैसे ये रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे बॉडी में फ्लूइड था वो रुक गया, वही एब्जॉर्ब होने लगा, मतलब हम बच गए प्रिवेंटेड क्या वो डाईयूरेसिस से हम बच गए। अब ये डाईयूरेसिस से हम बच गए, मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया हमारे पास, और हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम पर्याप्त रूप से हो गया। वो जैसे होगा, जैसे अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि ये बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, बॉडी फ्लूइड क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ। जैसे इंक्रीज होगा वैसे ही क्या होंगे, जो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट थे, ऑस्मो रिसेप्टर जो एक्टिवेट थे वो क्या होंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे या स्विच ऑफ हो जाएंगे। क्या होंगे, तो हम बोल दे रहे हैं कि इनएक्टिव हो गए, इनएक्टिवेटेड। अगर ये इनएक्टिवेट हो गए तो जाहिर सी बात है एडीएच का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम या सप्रेस हो जाएगा। एडीएच क्या सिक्रीशन क्या हो गया, सप्रेस हो गया। एडीएच सिक्रीशन सप्रेस हुआ, सप्रेस हो गया। तो अब क्या हुआ, अब एडीएच का सिक्रीशन कम हो गया तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। तो अब वो तो एक सेकेंडरी चीज है कि एडीएच। अब हम एक चीज बता रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि हम बोले कि अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं तो ठंडी का मौसम है, और ठंडी में ऑटोमेटिक एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो एडीएच का सिक्रीशन कम इक्वल टू एब्जॉर्प्शन वाटर का कितना, कम। अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में यूरिन क्या हो रहा है, ज्यादा मात्रा में बन रही है। ठीक इसका अपोजिट होता है कि अगर एडीएच ज्यादा निकला तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो यूरिन क्या होगा, कम होगा। तो एक ये हो गया कि ये किस तरह से हुआ। एक तरीके से और ये रेगुलेट करता है, कैसे, अगर सपोज करिए कि हम बोले क्या
कि एडीएच यहीं पे लिख रहे हैं हम कि अगर ये दूसरा फॉर्म देखिए इसका, एडीएच वेसो कंट्रैक्टर की तरह काम करता है। तो ये कहां पे एक्ट किया? ब्लड वेसल्स पे एक्ट किया। अब ब्लड वेसल्स पे जैसे एक्ट किया, बीपी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अगर बीपी इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? आप एक चीज सोचिए, बीपी इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? ये ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हुआ। अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ है तो जाहिर सी बात है आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा और फिर से डाईयूरेसिस से हम बच जाएंगे। तो ये हाइपोथैलेमस मतलब एडीएच मतलब वेसोप्रेसिन से रेगुलेशन हुआ। अब हम आपको दूसरा पार्ट दिखाते हैं इसका कि दूसरा पार्ट किस तरह से होगा। तो ये हम हटाते हैं और हम दूसरा बताते हैं आपको क्या कि दूसरा किस तरह से रेगुलेट होगा। तो दूसरे के लिए हम बोलते हैं कि ये रेगुलेशन रेनिन के द्वारा होगा। और रेनिन कौन सी वाला है? तो रेनिन जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस, जब जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल को इंडिकेट करेगा तो रेनिन निकलेगा। मतलब अब हम बात कर रहे हैं बाई, दूसरा है हमारे पास मैकेनिज्म बाई जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस। और जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस क्या होगा? जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल को एक्टिवेट करेगा और ये सेल क्या देगा? रेनिन। क्या देगा? रेनिन। अब यहां पे पहले भी बता चुके हैं कि ये रेनिन में कंफ्यूज मत होइएगा, ये डबल एन वाला नहीं है, ये सिंगल एन वाला है। इसका मतलब ये किडनी पे असर डालेगा। अब ये किडनी पे असर डालेगा तो अब सोचिए कि ये किस तरह से होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर सपोज करिए कि हमारे पास, जैसे हमने बताया था कि दोनों एक ही पैटर्न पे काम करते हैं, कम होगा तो हम बोल रहे हैं कि ब्लड चाहे बॉडी क्या फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ, तो इसका मतलब क्या कम हुआ होगा? क्या कम हुआ होगा? यहां पे ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो भी कम हुआ होगा। अगर ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो कम हुआ होगा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी कम हुआ होगा। ये अंडरस्टूड की बात है। अब देखिए जैसे ये इतना काम होगा कि ये सब कम होगा, ब्लड वॉल्यूम भी बोल सकते हैं हम लोग, कम होगा, तो ये तुरंत जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस के पास सिग्नल जाएगा। कहां गया? जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस के पास सिग्नल गया और ये सिग्नल तुरंत भेजा जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल के पास और जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल ने तुरंत क्या रिलीज किया? रेनिन। और रेनिन एक तरीके का प्रोटीन है जिसके पास 340 एमिनो एसिड लगभग है। तो रेनिन, और फिर बोल रहे हैं कि ये एन वाला है। अब ये रेनिन क्या करता है? अब ये मल्टी फंक्शन मल्टी लेवल पे काम करेगा और ये रेनिन क्या हो रहा है? रेगुलेट कर रहा है किडनी फंक्शन को। तो हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। किससे रेगुलेट कर रहा है? तो हम लोग बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, या एक और भी इसका नाम चलता है वो आपको पता होगा, इसको हम लोग रास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रास। ये रास कौन सी वाला है? तो रास को बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है ये। तो ये अब किस तरह से काम करता है ये हम दिखाते हैं आपको। अगर सपोज करिए कि रेनिन निकल आया तो ये हमारे बॉडी में एक एंजियोटेंसिनोजेन प्रोटीन है। क्या है? एंजियोटेंसिनोजेन क्या है? प्रोटीन है। और ये प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है? प्लाज्मा प्रोटीन है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये एंजियोटेंसिनोजेन प्लाज्मा क्या है? प्रोटीन है। और ये प्लाज्मा प्रोटीन को कौन बनाया है? तो सिंथेसाइज बाय कौन बनाया है? लीवर। कौन बनाया है? लीवर ने बनाया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखिए कि ये एंजियोटेंसिनोजेन के पास ये करीबन 453 एमिनो एसिड होता है और ये एमिनो एसिड रेनिन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? ये रेनिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन क्या?
1 में ये कन्वर्ट होता है। और एंजियोटेंसिन 1 ये वेसो कॉन्ट्रैक्टर है। क्या है ये? वेसो कॉन्ट्रैक्टर है। और एंजियोटेंसिन ये जो 1 है, लंग से निकलने वाला कोई एंजाइम है जो क्या करता है, इसको तुरंत एंजियोटेंसिनोजेन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन 2 में जब कन्वर्ट होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये बेसो कॉन्ट्रैक्टर है, ये भी बेसो कॉन्ट्रैक्टर है, ये भी बेसो कॉन्ट्रैक्टर है। लेकिन ये बेसो कॉन्ट्रैक्टर कौन सा बेसो कॉन्ट्रैक्टर है? तो हम लोग बोलते हैं पावरफुल बेसो कॉन्ट्रैक्टर है। क्या है ये? पावरफुल बेसो कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, अब देखिए कॉन्ट्रैक्टर है ये, तो आप याद करो कि जब एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट हुआ, अब एंजियोटेंसिनोजेन 2 में 2 स्टेप के बाद कन्वर्ट हुआ, पावरफुल बेसो कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये तो बीपी बढ़ा देगा। क्या करेगा? ये बेसो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बीपी बढ़ेगा। तो हम बोल रहे हैं कि इसने क्या किया कि तुरंत बीपी को इंक्रीज किया। अगर सपोज करो बीपी इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा। क्या होगा? बीपी बढ़ा तो बीपी बढ़ने के बाद क्या होगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बढ़ेगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो भी बढ़ा और इसका प्रेशर तो बढ़ा ही बढ़ा। अगर ये सब बढ़ा तो जाहिर सी बात है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। इतना समझ में आया आपको? अब एक तरीका और है, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया। अब एंजियोटेंसिनोजेन को हम अलग से दिखा रहे हैं। अगर आप देखें तो हम लोग बोलते हैं कि अगर ये एंजियोटेंसिन 2 है, ये अमूमन कहां पे काम करता है? एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे। मतलब ये कहां पे काम कर रहा है? तो हम लोग बोल रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड पे। एड्रीनल ग्लैंड में किसे? एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। किस पे? एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। और एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है? एल्डोस्टेरॉन। क्या रिलीज करता है? एल्डोस्टेरॉन रिलीज करता है। और एल्डोस्टेरॉन तुरंत क्या करेगा? एल्डोस्टेरॉन तुरंत फिर से रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, लेकिन अब की बार कुछ अलग होगा। ये क्या होगा? एल्डोस्टेरॉन ने क्या आया? रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज किया। और किस रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज किया? तो हम लोग बोलते हैं सोडियम को और वाटर को इंक्रीज किया। और ये काम डीसीटी में होता है। कहां होता है? डीसीटी में होता है। डीसीटी में होता है। अगर एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कंडीशनल क्या कर रहा है? रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन, कहां पे? डीसीटी। किसके प्रेजेंस पे? एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंस पे। एल्डोस्टेरॉन कहां से रिलीज होगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स से। एड्रीनल कॉर्टेक्स किसका पार्ट है? एड्रीनल ग्लैंड का। एड्रीनल ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट किया था? तो हम लोग बोलते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 ने एड्रीनल ग्लैंड को क्या किया था? ये किया था। अब अगर यहां पे ये देखेंगे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो गया। अगर आप देखिए कि ये कहां पे हुआ? डीसीटी में हुआ। तो अगर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये बीपी को भी बढ़ा देगा। क्या करेगा? बीपी को बढ़ाएगा। अब बीपी बढ़ा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। क्या होगा? यहां पे अगर बीपी बढ़ा, बीपी इंक्रीज हुआ, अगर बीपी इंक्रीज हुआ तो प्रेशर भी इंक्रीज हुआ होगा और फ्लो भी इंक्रीज हुआ, ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हुआ होगा। अगर ये फ्लो इंक्रीज हुआ तो ग्लोमेरुलस क्या वो फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बढ़ा होगा। और जब ये सब बढ़ा होगा तो ये तो ऑटोमेटिक होगा कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा, और हम यही चाहते थे कि बढ़ जाए। तो एक ये रास होता है। अगर हम दूसरे भाषा में समझाना चाहें तो एक हमारे पास और तरीका है। अब देखिए ये मल्टी लेवल पे किस तरह से काम करता है, हम दिखाते हैं आपको। अगर इसको हटाएं और मल्टी लेवल पे काम कैसे करता है वो भी दिखाते हैं हम आपको। तो एक तरीका और, जैसे मान लीजिए कि बीपी कम हुआ। क्या हुआ? बीपी कम हुआ। जैसे बीपी कम होगा एड्रीनल ग्लैंड पहले एक्टिवेट होगा।
एड्रीनल क्या हुआ, ग्लैंड एक्टिवेट हुई। एड्रीनल ग्लैंड जब एक्टिवेट होती है तो क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज होता है। क्या रिलीज होगा, एंजियोटेंसिनोजेन क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज होगा। और एंजियोटेंसिनोजेन लीवर भी रिलीज करता है। कौन, लीवर भी रिलीज करता है। तो लीवर को कौन टारगेट करता है, ये तो ये यहां पे आया। और अभी हम बताए थे कि एंजियोटेंसिनोजेन में कितने एंजाइम वो प्रोटीन है, तो हम लोग बोलते हैं कि 4, 5, 3 एमिनो एसिड वाला ये प्रोटीन है। अब ये क्या हो रहा था, रेनिन के प्रेजेंस में, किसके, रेनिन के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो रहा था, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो रहा था। कौन था, 1। और यहां पे कितने एमिनो एसिड थे, 10 एमिनो एसिड थे। अगर आप ये देखिए तो यहां से लंग्स के द्वारा कोई एंजाइम आ रही थी जो क्या कर रहता है, एंजियोटेंसिन क्या 2 में कन्वर्ट कर रही थी। और एंजियोटेंसिन 2 में कितने एमिनो एसिड है, 8 एमिनो एसिड है। और ये आप फिर से मल्टी लेवल पे काम करता है। कहां कहां करता है, आप देखिए, ये डायरेक्ट क्या होगा, एक तो हाइपोथाइलेमस पे काम करेगा, हाइपोथाइलेमस पे काम करेगा। और एक कहां काम करेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करेगा। और एक कहां पे काम करेगा, एड्रीनल ग्लैंड पे काम करेगा। अब देखिए क्या क्या होगा एड्रीनल ग्लैंड पे। अगर एड्रीनल ग्लैंड पे काम किया तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा क्या रिलीज हुआ, इसके द्वारा रिलीज हुआ एल्डोस्टेरॉन। आपको अभी देखिए एल्डोस्टेरॉन फिर यहां पे जाएगा। अगर सपोज करिए कि एल्डोस्टेरॉन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और हाइपोथैलेमस, बीपी क्या हुआ, कम हुआ, एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, बीपी बढ़ाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहां पे क्या होगा, एलिवेट क्या, बीपी किसके द्वारा हुआ, तो इसमें 3 आर्गन पार्टिसिपेट करिए। एक तो हाइपोथैलेमस किया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी किया और एड्रीनल ग्लैंड भी किया। अब ये हो गया। अब आपको हम तीसरा मैकेनिज्म दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से करेगा, उसमें ये कार्डियोवैस्कुलर स्पेशली। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अब की बार का रेगुलेशन, तीसरा रेगुलेशन होगा, वो कौन सा रेगुलेशन होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटेड बाय हार्ट। और रेगुलेटेड बाय हार्ट जब होगा तो किस तरह से होगा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि किडनी का फंक्शन रेगुलेटेड बाय क्या, रेगुलेटेड बाय हार्ट। और हार्ट ने क्या रिलीज किया, तो हार्ट के एट्रिया, एट्रिया जैसे क्या, ये जक्स्टा ग्लोमेरुलस ऑपरेटस में जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल था जो रेनिन रिलीज किया, वैसे ही हार्ट में एट्रिया ने क्या रिलीज किया, एएनएफ। अब देखिए एएनएफ क्या करेगा, एएनएफ क्या होगा कि ये एएनएफ ज्यादातर क्या होता है कि अगर बीपी बढ़ा, अगर मान लीजिए क्या हुआ, अगर मान लीजिए बीपी बढ़ा है किसी इंसान का, या ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है, क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। अब याद करिए तो आप थोड़ा सा, हमने बोला था कि ये दोनों घटने पे होता है, ये क्या हुआ, बढ़ने पे हो रहा है। मतलब ये दोनों सेम पैटर्न पे काम कर रहे थे, ये अपोजिट पैटर्न पे काम कर रहा है। जैसे क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, हार्ट से क्या निकलेगा, एएनएफ। हार्ट के किस पार्ट से निकला, एट्रिया से। अब एएनएफ देखिए क्या करेगा, एएनएफ क्या करता है कि एएनएफ बीपी को तुरंत घटा देता है। एएनएफ क्या करेगा, बीपी को डिक्रीज कर देता है। ऐसी क्या खास बात है कि एएनएफ ने बीपी को कम कर दिया, तो इसके पास एक खास बात है कि अभी तक क्या हो रहा था, बेसो कॉन्ट्रैक्टर के वजह से बीपी बढ़ रहा था, और ये एएनएफ एक्ट एज क्या, वेसो डायलेटर, वेसो क्या डायलेटर के वजह से क्या हो रहा, बीपी कम हुआ। एक काम और कर रहा है, ये रेनिन के सिक्रीशन को भी रोक देता है। तो हम लोग बोलते हैं कि इनहिबिट क्या करता है, इनहिबिट रेनिन सिक्रीशन। तो रेनिन के काम को भी रोक दिया, रेनिन क्या सिक्रीशन। एक काम और करेगा ये, जब रास का प्रोसेस चल रहा होगा तो उस दौरान ये चेक भी करता है। तो एक्ट एज क्या, चेक ऑन क्या, रास। और रास कौन सी बला है, अभी आपने बताया ही था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो अभी तक आपने देखा कि ये किडनी का फंक्शन किस तरह से रेगुलेट हो रहा था। देखा आपने
हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से। नाम क्यों दिया था हार्मोनल? क्योंकि 3 हार्मोन्स पार्टिसिपेट कर रहा था, एडीएस, रेनिन और एएनएफ। शुरुआत के 2 क्या कर रहा था? सेम पैटर्न पे काम कर रहा था, मतलब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा था। और ये कब कर रहा है? जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब ये दोनों सेम पैटर्न, ये अलग पैटर्न। देखिए आप